लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 13, जिसका आज का अनवान है एन इंट्रोडक्शन टू रेटोरिक। हमारे इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, उसके बाद इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बयानबाजी की मिसालें इसको पढ़ेंगे, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ रेटोरिक। फिर उसके बाद जज्बात की अपील, यानी एन अपील टू इमोशंस। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन, फिर खुलासा करते हैं, और आखिरकार हम इस यूनिट के कलीदी अल्फाज पर। इस यूनिट में हम रेटोरिक को पढ़ेंगे, यानी बयानबाजी को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझेंगे और देखिएगा कि स्पीच में रेटोरिक डिवाइसेस का कितना इस्तेमाल हम करते हैं, और चाहे वो तहरीरी जुबान है या बोली जुबान है, उसमें हम रेटोरिक डिवाइसेस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हम रेटोरिक डिवाइसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इस यूनिट में हम जानेंगे, उनके फीचर्स को हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम तारुफ की। इस यूनिट का जो इस यूनिट को इंट्रोड्यूस हम करेंगे। अगर हम जो ये लफ्ज रेटोरिक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी रेटोर से निकला है, जिसका मतलब ऑरेटर यानी खतीब या पब्लिक स्पीकर, यानी अवामी, जो अवाम में बोलने वाला होता है उनको हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकर। तो जो ये वर्ड रेटोरिक है, ये या तो खतीब को रेफर करता है, वरना ये पब्लिक स्पीकर को रेफर करता है। तो आमतौर जो रेटोरिक है, ये हम आमतौर पर हम इस टर्म को यानी मुतासिर कुन या कायल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीच और राइटिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी हम रेटोरिक डिवाइस जो है ये हम स्पीच में भी इस्तेमाल करते हैं, हम तहरीर में भी इस्तेमाल हम करते हैं। और ये जुबान का इस्तेमाल है जो लोगों को राजी करने या मुतासिर करने या मुंतकिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये कभी कभी ज्यादा सफाहत या मुबालिगा आराही हो सकता है, जिसमें मादा और इखलास की कमी होती है। और जब इस तरह की सिचुएशन जब होती है, तो इसके साथ हम रेटोरिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो रेटोरिक वर्ड जो है, बहुत लोग इसको डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं। अगर हम वेन बूथ की जो बुक है, जिसका नाम रेटोरिक ऑफ द फ्रिक्शन है, तो उसमें उसने यानी रेटोरिक जो है इस सेंस में इस्तेमाल किया है कि जो राइटर होता है, ऑरेटर होता है, वो इसको अपनी इमेजिनेशन को किस तरह से यूज करता है, तो उसको रेटोरिक कहते हैं। या ग्रीयर्सन ने अपनी किताब में रेटोरिक एंड द इंग्लिश कंपोजिशन में उसने कहा है कि जो रेटोरिक है ये डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल होता है, और ये ज्यादातर ऑरेटर जो है यानी खतीब, ये अपनी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करता है, या पब्लिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करता है, या राइटिंग यानी तहरीर में इसको इस्तेमाल करता है। या अगर हम गियर्सन और वेन बूथ की अगर हम बात करते हैं, तो इन मुख्तलिफ तरीकों पर बहस करता है, जिनमें एक नॉवल निगार अपने कारीन के तगील पर कंट्रोल हासिल करता है। तो बयानबाजी का इस्तेमाल अक्सर किसी खास किस्म की गुफ्तगू के लिए किया जाता है, जो किसी शख्स
या ख़्याल या नज़रिए के लिए इसके खिलाफ बनाया जाता है। तो जैसे ये रेटोरिक डिवाइसेस जो हैं या रेटोरिक हम लैंग्वेज में, हम स्पीच में या राइटिंग में अपनी आइडियोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं या इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, या किसी आइडिया आइडियोलॉजी डिवाइस का इस्तेमाल करता है। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं जो यूजुअली हम इन टर्म्स को सुनते हैं, जैसे कि एंटी रिजर्वेशन या एंटी सरदार सरोवर डैम या WMD, जिसको हम कहते हैं वेपन्स फॉर द मास डिस्ट्रक्शन। इन टर्म्स, ये सारे रेटोरिकल टर्म्स हैं कि किस तरह से एक पार्टी या ग्रुप या किसी की आइडियोलॉजी को ये टर्म्स किस तरह से डिफाइन करती हैं, या नेशन को किस तरह से पर्सुएड करती हैं, या लोगों के इमोशंस को किस तरह से पर्सुएड करती है। तो इस तरह से हम रेटोरिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से रेटोरिक डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है स्पीच में या राइटिंग में। अब हम देखते हैं जो रेटोरिक डिवाइसेस की मिसालें जो हैं, यानी बयानबाजी की मिसालों पे हम रोशनी डालेंगे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेथ हो गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, जो स्पीच ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट हुई थी 13 जनवरी में 1928 में। तो जिस दिन गांधी जी को यानी शॉट किया गया था, तो उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने, ये स्पीच एक्चुअली इंग्लिश में दी गई है, तो लेकिन मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच इस तरह से दी थी: दोस्तों और साथियों, हमारी जिंदगियों से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। मैं नहीं जानता कि आपको क्या बताऊं और कैसे कहूं। हमारे प्यारे लीडर बापू, जैसा कि हमने बाबा ए कौम कहते थे या बाबा ए कौम के नाम से हमको जानते थे, शायद मेरा कहना गलत नहीं है। बहरहाल हम इसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे, नहीं भागेंगे और इससे तसल्ली नहीं लेंगे। और ये एक खौफनाक दचका है कि न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस मुल्क के लाखों और करोड़ों के लिए, और किसी दूसरे मशवरे से जो या कोई और आपको दे सकता है। तो रोशनी चली गई है, मैंने ये कहा है, और फिर मैं गलत नहीं था, क्योंकि इस मुल्क में जो रोशनी चमकती थी वो कोई मामूली रोशनी नहीं थी। जिस रोशनी ने मुल्क को इतने सालों से मुनव्वर किया है, वो मजीद कई सालों तक इस मुल्क को रोशन करेगा, और 1000 साल बाद वो रोशनी इस मुल्क में नजर नहीं आएगी और दुनिया इसे देखेगी और शुमार दिलों में तसल्ली देगी, क्योंकि वो रोशनी ये जिंदा अब्दी सच्चाइयों की नुमाइंदगी करती थी, हमें सही रास्ते की याद दिलाती थी और हमें गुमराही से निकालती थी, तो इस कदीम मुल्क को आज़ादी की तरफ ले जाती थी। तो ये जो स्पीच है, ये जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो में इस तरह से स्पीच दी थी। एक्चुअली ट्रांसलेशन है उसकी, उर्दू ट्रांसलेशन है। तो एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश में इस स्पीच को दिया था। अगर हम इस स्पीच को देखेंगे किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने इन रेटोरिक डिवाइस का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर हम इसी स्पीच को थोड़ा सा रिराइट करके या खुलासा करके इस स्पीच को इस तरह से अगर हम बताए, यानी मेरे हम इस जो जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी उसका जो सम अप है यानी निचोड़ है, वो कुछ इस तरह से अगर हम देखें, यानी मेरे हम वतनी महात्मा गांधी मर चुके हैं और हर तरफ अंधेरा है। हम अब इसके पास मशवरे के लिए नहीं जा सकेंगे, लेकिन दर हकीकत वो मजीद कई सालों तक हमारी रहनुमाई करते रहे, क्योंकि उसने अब्दी सच्चाई की रहनुमाई
करते हुए हमें सीधा रास्ता दिखाया और आज़ादी की तरफ रहनुमाई की। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को देखेंगे, जो ये लास्ट में हमने इस स्पीच को इन कोट्स को हमने बताया, ये एक इसका सम अप है। ये एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू की एक्चुअल वर्ड्स इस तरह नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच है, उसका जो अगर हम निचोड़ देखें, वो कुछ इस तरह था। लेकिन ये वर्जन अगरचे वही बातें कहता है, लेकिन वो काम नहीं करता, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकरीर ने की थी। और ये नेहरू के अंदाज में मुंतकिल करने में नाकाम रहता है। नहीं उससे गांधी की अज़मत का अंदाज़ा होता है। और अब आप ख़्याल कर सकते हैं, अब आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि इनमें कितनी डिफ़रेंस है और ये दोनों तर्ज़ों में कितनी फ़र्क है। तो नेहरू की तकरीर जो है, उसमें रेटोरिक स्पीच थी वो, और हमने जो वर्ज़न तैयार किया है, वो एक आम नसर है। लेकिन जब हमने आम नसर में इस बात को कहा, उतना असर नहीं रखता है जितनी नेहरू की स्पीच में है, क्योंकि नेहरू की स्पीच में एक रेटोरिक इफेक्ट है, रेटोरिक स्पीच है वो, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी एक इमोशनल अपील थी, जिसकी वजह से काफ़ी कैची लग रहा था और काफ़ी असर डालता था। तो इस तरह से रेटोरिक डिवाइसेस में इस तरह सा असर होता है, इस तरह से स्टाइल जो है ये काफ़ी डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। तो एक एग्जाम्पल थी। अब हम चेक योर प्रोग्रेस इसको देखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ पैसेजेस हैं, ये 2 पैसेजेस हैं। इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेटोरिक पीस जो है, रेटोरिक डिवाइस जो है, किस एग्जाम्पल में इस्तेमाल हुआ है, या रेटोरिक सेंस में कौन सी एग्जाम्पल है इन दोनों में, ए और बी। सबसे पहले को अगर हम देखेंगे, A few years ago, 7 swallows were caught near their nests at Bremen, Germany. They were marked with red dye on some of their white feathers so that they could easily be seen. Then they were taken by aeroplane to Croydon near London. This is a distance of 400 miles. तो एक एग्जाम्पल है, ये मुनरो फॉक्स से की एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, we have before us an ordeal of most grievous kind. We have before us many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air with all our might and with all strength of the God with us, to wage war against a mysterious tyranny never surpass the dark, lamentable catalogue of human crime. This is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, that's victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard. The road may be, for without victory there is no survival. Let that be realized. No survival for the British Empire, no survival for the urge and impulse of the ages that mankind will move forward towards its goal. But I take up my task with buoyance and hope. I feel sure that our cause will never be suffered to fail among men. At this time, I feel entitled to claim the aid of all, and I sob. Come then, let us go forward together with our united strength. तो एक एग्जाम्पल जो है ये विंस्टन चर्चिल से ली गई है, जो 1940 में इस पैसेज को लिखा गया था। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक मुनरो फॉक्स की और एक चर्चिल की। जो पहली वाली एग्जाम्पल है, इसमें कोई रेटोरिकल
डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये किसी रिटोरिकल सेंस में नहीं कहा गया है, बल्कि जो सेकंड पैसेज है चर्चिल की, उसमें ये रिटोरिकल डिवाइस है, इसमें रिटोरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। तो जो पहली पैसेज है फॉक्स की, एक फैक्ट को स्टेट करता है, जिसमें जर्मनी में 7 स्वैलोज पकड़े गए, जिन पर रंगने का निशान लगाया गया और हवाई जहाज के जरिए ले जाया गया। तो दूसरे हवाले में चर्चिल जो है दूसरी जंग अजीम के दौरान अपने बरतानू सामीन को यूरोप में आमिरों के खिलाफ मुतअद होकर लड़ने पर आमदा करने की कोशिश कर रहा है, और चर्चिल जुबान को खास अंदाज में इस्तेमाल करता है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच में हमने देखा। तो जैसे चर्चिल की जो ये पैसेज है, ये फुल ऑफ रिटोरिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल हुए हैं, ये रिटोरिकल सेंस में ये पैसेज जो है ये लिखी गई है। एज कंपेयर अगर हम फॉक्स की एग्जाम्पल को देखेंगे, ये एक सिंपल एक स्टेट ऑफ फैक्ट है, यहाँ पर किसी रिटोरिकल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई इमोशनल अपील नहीं है इस एग्जाम्पल में, एज कंपेयर टू चर्चिल्स पैसेज, चर्चिल्स की एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वहाँ पर काफी रिटोरिकल डिवाइस है, काफी इमोशनल अपील है, और इस सेंस में रिटोरिकल सेंस में इसको लिखा गया है। अब हम वापस आते हैं। अगर हम किसी रिटोरिकल पीस को अगर हम लेंगे, या रिटोरिकल एग्जाम्पल को लेंगे, आप किसी पैसेज को लेंगे, उसको हम ऑर्डिनरी प्रोज में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे हमें डिफरेंस काफ़ी पता चलेगी और काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि रिटोरिकल सेंस में और ऑर्डिनरी सेंस में कितना फ़र्क है। अगर हम किसी भी रिटोरिकल एग्जाम्पल या किसी रिटोरिकल स्पीच और राइटिंग को अगर हम लेंगे और उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि कितनी डिफरेंस है, ऑर्डिनरी स्पीच और रिटोरिकल स्पीच में कितनी डिफरेंस है। अगर हम नेहरू की एग्जाम्पल को लेते हैं, जो गांधी जी के डेथ पर उन्होंने जो स्पीच ली थी, अगर उसको हम देखें तो उसमें काफ़ी रिटोरिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे, उसको इन राइट करके उसको एक ऑर्डिनरी सेंस में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम उनको देख सकते हैं, अगर उनको कंपेयर करेंगे फिर देख सकते हैं कि कितना जो नेहरू की स्पीच में कितना असर था, और किस तरह से हम उसको रिटोरिकल सेंस में उसको कहा गया है, एज कम्पेयर टू जो हम उसी स्पीच को अगर हम ऑर्डिनरी सेंस में कहेंगे तो हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। या नेहरू की स्पीच को अगर हम लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उसमें देख सकते हैं किस तरह से रिटोरिकल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हुआ है, और चर्चिल की पैसेज में और नेहरू की स्पीच में अगर हम देखेंगे, तो ये कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, आप ये कर सकते हैं। इमोशंस मतलब जो अगर हम रिटोरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से इमोशनल अपील जो है, इमोशनल अपील किस तरह से करता है, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि हमने इन एग्जाम्पल्स को देखा, जैसे कि नेहरू की स्पीच को हमने देखा, हमने चर्चिल की एग्जाम्पल को देखा, हमने फॉक्स की एग्जाम्पल को देखा, हमने देखा कि उन स्पीचेस को देखकर, नेहरू की स्पीच को देखकर, या चर्चिल की पैसेज को देखकर, और फॉक्स की पैसेज को देखकर, अगर हम देखें कि किस तरह से रिटोरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, या उनकी फीचर्स जो हैं, उनसे अगर हम उनको फिर से दोबारा पढ़ेंगे, तो हमें उनकी फीचर्स, रिटोरिकल डिवाइसेस की फीचर्स को हम जान सकते हैं। यानी रिटोरिकल स्पीच में, नेहरू की जो रिटोरिकल स्पीच है, उसमें किस तरह से एक इमोशनल अपील जो है, किस तरह से जज्बात की अपील की गई है, या जो है, तो सबसे पहले इसमें जज्बात की अपील की गई है, या अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें कि किस तरह से नेहरू ने अपनी स्पीच को किस तरह से स्टार्ट किया था। मैं और कोट कह रही हूँ,
Friends and comrades, the light has gone out of our lives. Our beloved leader, Bapu, as we called him, the father of nation, 1,000 years later, that light will still be seen. It represented the light, the eternal truth. तो इस एग्जाम्पल जो है, ये इस एंसेस जो है, इनमें हम देख सकते हैं किस तरह से इमोशनल अपील है जो नेहरू की स्पीच से एग्जाम्पल ली गई है, इसमें कितनी इमोशनल अपील है। या अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जो मार्क एंटोनी की जो स्पीच थी शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीज़र, तो उसमें भी इसी तरीके की एक इमोशनल अपील है। तो मैं ऑन कोट ही कह रही हूँ, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर एयर्स। तो यहाँ पर जो एड्रेस है, यहाँ पर किस तरह से एड्रेस किया गया है, इस एड्रेस में कितनी एक इमोशनल अपील है। जिस तरह से नेहरू की स्पीच में किस तरह से इमोशनल अपील थी, उस तरह से हम मार्क एंटोनी की स्पीच में हम इमोशनल अपील देख सकते हैं। या अगर हम नेहरू की जो 50th सेशन में जो फैजपुर में उन्होंने एक स्पीच दी थी 1930 में, तो वहां पर भी वो कुछ स्पीच इस तरह, अगो आई एड्रेस्ड यू फ्रॉम द ट्राइब्यून एंड नाउ एट योर बाइडिंग आई एम हियर अगेन। तो इस तरह से एड्रेस करते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच जो है स्टार्ट की थी। तो इस स्पीच में कितनी इमोशनल अपील है, तो इस एग्जाम्पल में कितनी इमोशनल अपील है आप देख सकते हैं। यानी या मार्क एंटोनी की एग्जाम्पल है, या नेहरू की जो गांधी जी की डेथ पर उन्होंने जो स्पीच दी थी, उसमें भी कितनी इमोशनल अपील थी। या ये कुछ जो इस तरह की इमोशनल अपील्स जो होती हैं, इसमें ये कुछ डायरेक्ट टैक्टिक्स होती है। ताहम अगर ऑरेटर को लगता है कि इसे अपने सामीन की तरफ से कहीं मतलब किसी मज़ाहमत पर काबू पाना है, या इससे किसी यानी केस की तौहीन इसे किसी नुकसान में डालती है, या तो वो बिला वास्ता आगाज का सहारा ले सकता है, यानी वो किसी किस्से, अफसाने या मजाक से शुरू कर सकता है, और वो अपने मुखालिफ का कोई तबसरा भी उठा सकता है और इसे तंज में बदल सकता है। तो नेहरू ने जो 1953 ईस्वी में जो जब हैदराबाद में अपनी तकरीर में ताहम ऐसी कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की थी, तो इसने अपनी मुखालिफों को के झगड़े से इत्तिफाक किया और इस तरह अपने सामीन पर इससे बेहतर तासीर पैदा किया जितना कि वो दूसरी सूरत में बनाते। तो इस तरह से एक टैक्ट होता है, एक जो यानी डायरेक्ट ओपनिंग में किया जाता है, किस तरह से जो ऑरेटर है या पब्लिक स्पीकर है किस तरह से वो अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है। ये एक टैक्ट है, एक फीचर है, यानी एक इमोशनल अपील किस तरह से क्रिएट करता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ये पब्लिक स्पीकर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, या ऑरेटर यानी खतीब के लिए काफ़ी ज़रूरी है इस टैक्ट को हासिल करना, अपनी स्पीच में इस टैक्ट को लाना, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम नेहरू की जो उसकी स्पीच को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हम काफ़ी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया था, उसमें कितनी इमोशनल अपील थी। उस एग्जाम्पल को अगर हम उसको देख सकते हैं तो उसमें भी काफ़ी इमोशनल अपील देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ बोलने वाले की जहानत और शख्सियत पर मुनहज़र होता है, तो ताहम ये ज़रूरी है कि मुकर्रर अपने बारे में मतलब कितना तासीर पैदा करता है और कितनी दिलचस्पियाँ पैदा करता है। तो ये सब उस खतीब पे होता है, या स्पीकर हम कहेंगे, या पब्लिक स्पीकर, उस पे डिपेंड सारा होता है। अब हम बात करते हैं नरेशन ऑफ फैक्ट्स की, जो एक फीचर है, एक खुसूसियत है, रेटोरिक स्पीच की एक खुसूसियत है, यानी नरेशन ऑफ फैक्ट्स, जिसको हम कहते हैं हिकायत का बयान। इस पर हम बात करेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं जो नरेशन ऑफ फैक्ट्स जो हैं
यानी हिकायत का बयान जो है, ये अक्सर जुडिशियल डिस्कोर्स में देखने को मिलता है। यानी कोर्ट में या कोर्ट ऑफ लॉ में देखने को मिलता है, किस तरह से वो स्पीच को डिलीवर करते हैं या किस तरह से वो नरेट करते हैं। जब वो ये जिस तरह से जुडिशियल डिस्कोर्स में इस तरह की नरेशन जो होती है, ये बिल्कुल अ, बाकी साइंसेस, बाकी फील्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में देखें, फिजिकल साइंस में देखें, तो उसमें इस तरीके का डिस्कोर्स, इस तरीके की जो स्पीच नहीं देखने को मिलेगी। या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स है, तो ये बिल्कुल हटकर होता है। जो हम जुडिशियल स्पीच, जुडिशियल डिस्कोर्स में जो रेटोरिकल सेंस का इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है बाकी फील्ड से, यानी पॉलिटिकल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, कॉमर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जो नरेटर होता है, यानी बयानबाज होता है, वो किस तरह से जुडिशियल डिस्कोर्स में किस तरह से वो मुख्तसर रहता है, किस तरह से वो अपनी स्पीच को वाजिया बनाता है, और किस तरह से अपनी उनकी स्पीच जो है वो बहुत ही कायल होती है। तो ये बहुत ही मुख्तलिफ होती है बाकी फील्ड से। अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी दूसरी फीचर है इसकी, वो प्रपोजिशन और एक्सपोजिशन है, यानी जिसको हम कहते हैं तजवीज़ या नुमाइश। तो स्पीच जो है, ये हमेशा मुख्तसर और वाज़िह होनी चाहिए, जो इसका मेजर कंसर्न है। यानी अहम बात जो है स्पीच की, वो ब्रीफ होनी चाहिए, यानी मुख्तसर और वाज़िह होनी चाहिए। तो जब ऑरेटर यानी खतीब जो है, जब वो स्पीच देता है या कोई पब्लिक स्पीकर हो वो स्पीच देता है, उसकी स्पीच जो है उसमें खाली 3 अहम इश्यूज़ को वो डिस्कस करना चाहिए, यानी 3 अहम इश्यूज़ से ज़्यादा उसकी स्पीच में उसकी स्पीच जो है ये 3 इश्यू से ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें 3 इश्यू से ज़्यादा उसकी जो स्पीच हो, उससे ज़्यादा, यानी 3 इश्यू से ज़्यादा अगर उसकी स्पीच है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और उसमें हाईएस्ट चांसेस होते हैं इश्यूज़ क्रिएट होने की या कन्फ्यूजन क्रिएट होने की। और जो लिस्नर होता है या रीडर होता है, वो स्पीकर या राइटर को पूरी तरह से ट्रैक नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब स्पीकर हो या ऑरेटर हो, यानी खतीब हो, वो अपनी स्पीच में कम से ज़्यादा 3 इश्यूज़ पर बात करे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसके अलावा अगर उस इससे ज़्यादा कंसर्न पे बात करता है, तो उससे लिसनर्स या रीडर्स को कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। तो हम जितनी अपनी स्पीच को जितना हम वाज़िह तौर पर कहें या मुख्तसर तौर पर कहें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये इसकी एक और फीचर है। अब तीसरी फीचर है प्रूफ और कन्फर्मेशन, यानी सबूत और तस्दीक, जो रेटोरिक स्पीच की एक फीचर है। तो इसमें जो ऑरेटर होता है, यानी खतीब जो होता है, वो अपने फेवर में वो कितने फैक्ट्स कहे, कितने दलाइल पेश करे, कितने बिलवास्ता सबूत दे, तो कितने उसकी स्पीच में कितने गवाह हो, वो उस पे डिपेंड करता है। और रेटोरिक स्पीच में कहा गया है यूजुअली जो प्रूफ और कंफर्मेशन जो इसकी फीचर है, इसको अक्सर एक मिलिट्री फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाता है। यानी मिलिट्री फॉर्मेशन में जिस तरह से जो मजबूत जो स्पाई होते हैं, ताकतवर स्पाई जो होते हैं, वो लास्ट में रखे जाते हैं। जो कमजोर वाले स्पाई जो होते हैं, वो आगे फ्रंट पे मिलिट्री फॉर्मेशन में फ्रंट पे होते हैं, और जो ताकतवर वाले वो बीच में होते हैं, और जो यानी बहुत ही दिलेर जो होते हैं वो या पावरफुल जो होते हैं, वो लास्ट में उनको रखा जाता है। तो इस तरह से स्पीच जो है, रेटोरिक स्पीच में इस तरह से हम जो स्पीच की जो सीक्वेंस जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए। यानी स्ट्रॉन्ग वन जो है आगे रखते हैं, वीक वन को मिडल में, इनको एज अ शेल्टर में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग वन को आगे, वीक वन को मिडल में, और वेरी पावरफुल को लास्ट में रखा जाता है। तो इस तरह से रेटोरिक
स्पीच में भी इस तरह की सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है। और जो ह्यूज ब्लेयर जो हैं उन्होंने 18th सेंचुरी में उन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश रिटोरिशियंस जो हैं वो यूजुअली सजेस्ट करते हैं जो क्लाइमेक्स है वो आखिर में दे, यानी कंक्लूजन पार्ट जो आखिर में आना चाहिए, और जो मेन पॉइंट्स जो है मेन पॉइंट्स को आगे सबसे पहले डिस्कस किया जाए और कंक्लूजन पार्ट को लास्ट में डिस्कस किया जाए। और उसके बाद एक और चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी चौथी फीचर खुसूसियात जो है वो है रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन यानी तरदीद। रेफ्यूटेशन जो है ये रेटोरिक स्पीच में काफ़ी ज़रूरी है। तो जो खतीब है वो दूसरों के फैसले को बेनकाब करके अपने मुखालिफ को के दलाइल की तरतीब कर सकता है, जिसको हम रेफ्यूटेशन कहते हैं। और उसके बाद आखिर वाला जो हिस्सा है रेटोरिक स्पीच में वो कंक्लूजन आता है, यानी नताइज। कंक्लूजन में यूजुअली अक्सर जो है ये सम अप किया जाता है, जो यानी खुलासा किया जाता है आखिर में, जो स्पीच पहले कही गई हो उसको कंक्लूजन में उसको खुलासा करते हैं, यानी सम अप करते हैं उसको। और मेन पॉइंट्स को जो स्पीच में जो स्पीच के मेन पॉइंट्स थे उनको मुख्तसर तौर पर आखिर में कहा जाता है। और जो मेन पॉइंट्स है उनको एम्फेटिक सेंस में उसको कहा जाता है, यानी जोर देकर उनको फिर से दोहराया जाता है। तो इस तरह से रेटोरिक स्पीच में ये फीचर्स हैं, यानी कंक्लूजन जो है ये लास्ट वाला पार्ट है, और किस तरह से कंक्लूड किया जाता है, इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, यानी किस तरह से हमें कंक्लूजन में किस तरह से सम अप करना होता है, और किस तरह से कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स को फिर से दोहराना होता है, और कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स को किस तरह से एम्फेटिक सेंस में उसको फिर से दोहराया जाता है। और अगर हम जो मुनरो की एग्जाम्पल देखते हैं, मुनरो फॉक्स की एग्जाम्पल और चर्चिल की एग्जाम्पल को देखते हैं, अगर के जो स्टाइल है उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो मुनरो की जो एग्जाम्पल है, उनकी जो पैसेज जो है उसमें वो एक मैटर ऑफ फैक्ट, वो एक सिंपल एक नरेशन क्रिएट करता है। वो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस जो होती है एक जानवर पे की जाती है, और वो किस तरह से उनकी जो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस को किस तरह से सीक्वेंस में उसको पेश करते हैं, और किस तरह से पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव वॉइस का मुनरो फॉक्स ने किस तरह से इस्तेमाल किया है पूरी पैसेज के अंदर, बजाय लास्ट जो सेंटेंस है, लास्ट स्टेटमेंट है, उसमें पास्ट टेंस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर बाकी जो उसकी पैसेज है उसमें पूरा जो है पूरी पैसेज में पास्ट टेंस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। और ये काफ़ी एक साइंटिफिक रिपोर्टिंग है मुनरो फॉक्स की। अगर हम एज कम्पेयर जो एक क्लियर एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करता है वहाँ पर, अगर हम इसी को अगर बनस्बत चर्चिल की पैसेज को अगर हम देखेंगे, चर्चिल की पैसेज में काफ़ी एक ऑर्नामेंटल डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, जिसको काफ़ी रेटोरिक सेंस में बोला गया है, और किस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स को किस तरह से पेश किया गया है, डिफरेंट स्टाइल में चर्चिल ने इस पैसेज को बोला है, और किस तरह से एक इमोशनल अपील क्रिएट करते हैं चर्चिल अपनी पैसेज में, और अपने हम वतनियों के जज्बात की अपील करते हैं। और जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं जो चर्चिल की पैसेज में देखने को मिलते हैं, किस तरह से उन्होंने इस रेटोरिक इफेक्ट किस तरह से वर्ड्स के जरिए उन्होंने एक रेटोरिक इफेक्ट क्रिएट किया है, फ्रेजेस के जरिए किन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया है। जिसके एग्जाम्पल है, उन्होंने अपनी पैसेज में बहुत सारे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया है, यानी ऑर्डियल यानी आजमाइश, या ग्रीवियंस, मोनस्ट्रस, टायरनी यानी जुल्म, डार्क लेमेंटेबल कैटलॉग ऑफ ह्यूमन क्राइम। तो किस तरह से इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है जो एक इमोशनल अपील क्रिएट करता है, या द अर्ज एंड द इम्पल्स ऑफ द एजेस, यानी उम्र की ख्वाहिश और तसलसल का मतलब किस तरह से इन फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है उनकी पैसेज में, जो एक इमोशनल अपील क्रिएट करते हैं। या एक और फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, आवर कॉज विल नॉट बी सफर टू फेल। या उन्होंने अपनी पैसेज में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स बहुत है उनके पैसेज में, या बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सब सेंटेंस जो हैं जो काफ़ी रिपीट हुए हैं,
उनकी पैसेज में जो एक रेटोरिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि उनकी पैसेज में जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वो है वी हैव बिफोर अस, या मैनी मैनी, या विद ऑल आवर माइट एंड विद ऑल द स्ट्रेंथ, यू आस्क व्हाट इज आवर पॉलिसी, या यू आस्क व्हाट इज आवर एम, या विक्ट्री, विक्टर विक्ट्री फॉर विदाउट विक्ट्री। तो इन वर्ड्स इन फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है चर्चिल की पैसेज में। तो इसके अलावा जो वर्ड्स जो हैं बार बार इनकी पैसेज में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो है देयर इज नो सर्वाइवल, या नो सर्वाइवल फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, नो, इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी चीज जो है जो चर्चिल की पैसेज में देखने को मिलता है, उन्होंने जो प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है ये एक इमोशनल, एक स्पीकर या स्पीकर और ऑडियंस के दरमियान एक रिलेशन, क्लोज रिलेशन क्रिएट करता है। अगर हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में बात करते हैं तो इस तरह से चर्चिल ने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल किया है अपनी इस पैसेज में, जिससे एक रीडर और जो राइटर है इनमें एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। जैसे कि उनकी एग्जाम्पल, चर्चिल के एग्जाम्पल में जैसे वी हैव यानी वी का इस्तेमाल हुआ है, यू आस्क व्हाट इज अवर पॉलिसी, या आई विल से ऑल अवर माइट द स्ट्रेंथ दैट गॉड कैन गिव अस, या यू आस्क व्हाट इज आवर एम, आई कैन आंसर। तो इस तरह से इन अल्फाजों का, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल चर्चिल की पैसेज में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ स्टाइल यानी अंदाज की बुलंदी के बारे में। अगर हम बात करते हैं यानी अंदाज जो है ये एक खुसूसियत जो आप बयानबाजी की यानी तकरीरों या बयानबाजी की तहरीरों में देखेंगे, और वो है जिसे हम अंदाज की बुलंदी यानी रेटोरिक यानी इवैल्यूएशन ऑफ स्टाइल जो है कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि असलूब में एक किस्म की अजमत या वकार है जो उभरता है, और ये आम तकरीर या तहरीर की जिंदगी के बारे में है। और यही वो चीजें थी जिसने आपको नेहरू और चर्चिल की तकरीरों और फॉक्स के हवाले से फर्क करने के काबिल बनाया। यानी एलिवेशन ऑफ स्टाइल जो है, अंदाज की बुलंदी जो है, ये एक स्टाइल क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है चर्चिल, नेहरू और फॉक्स के स्पीच में या फॉक्स के राइटिंग में। इस तरह की यही एक पॉइंट है यानी एलिवेशन ऑफ स्टाइल है जिससे हम स्पीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी जैसे कि एग्जांपल है ऑर्डील ऑफ द मोस्ट ग्रीवियस काइंड, या फ्रेजेस जो है मैनी लॉन्ग मंथ्स ऑफ स्ट्रगल एंड सफरिंग। किस तरह से इन एग्जांपल्स में एक इमोशनल अपील है। अगर हम स्टाइल के लिहाज से देखते हैं, एक यूनिक स्टाइल है जो एक राइटिंग में एक यूनिक स्टाइल है। या एक और एग्जांपल है विद ऑल आवर माइट एंड विद ऑल द स्ट्रेंथ दैट गॉड कैन गिव अस, मॉन्स्ट्रस टायरनी। तो इस तरह से चर्चिल ने अपनी पैसेज में इन फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है जो एक एलिवेशन ऑफ स्टाइल की एक एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं तरतीब की यानी ऑर्गेनाइजेशन। जो रेटोरिकल स्पीच में तरतीब का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हम ऑर्डिनरी स्पीच या नॉर्मल स्पीच में हम हमारी स्पीच जो है वो तरतीब में होनी चाहिए, तभी हम लिस्टर जो है हमें समझ सकता है या ऑडियंस जो है वो स्पीकर को तब समझ सकते हैं जब उसमें एक तरतीब हो। जब तरतीब नहीं होती है तो कोई लॉजिकल या उसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होती है, तब जो रीडर क्या बोलना चाहता है या स्पीकर क्या रीडर क्या बोलना चाहता है या सॉरी जो स्पीकर क्या बोलना चाहता है या ऑरेटर क्या बोलना चाहता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो तरतीब का होना बहुत ही लाजमी है। या अगर हम नेहरू की स्पीच को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में एक सीक्वेंस से उन्होंने अपनी स्पीच में किस तरह से एक सेंटेंसेस को किस तरह से मतलब
महात्मा गांधी की अगर हम स्पीच को देखेंगे, जो नेहरू की स्पीच जो महात्मा गांधी के ऊपर थी, तो किस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस है, किस तरह से सबसे पहले उन्होंने एड्रेस किया, किस तरह से फिर आगे जाकर उन्होंने किस तरह से मतलब बापू की लाइफ पे किस तरह से थोड़ी रोशनी डाली, किस तरह से कंक्लूजन पार्ट पे आ गए। तो उस एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे किस तरह से एक सीक्वेंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरतीब है उनकी एग्जाम्पल में। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा कि हमने फोकस हमने इस यूनिट में देखा कि जो रेटोरिक स्पीच है, रेटोरिक राइटिंग है, किस तरह से होती है, उनके एग्जाम्पल को देखा। और रेटोरिक वर्ड किस तरह से कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, और ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज से, ऑर्डिनरी स्पीच से किस तरह से मुख्तलिफ होती है। तो इन बातों पे हमने ध्यान दिया और हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े। चर्चिल की एग्जाम्पल, फॉक्स की एग्जाम्पल, नेहरू की स्पीच को हमने देखा किस तरह से उनमें जो है इमोशनल अपील का इस्तेमाल हुआ है एज कम्पेयर टू फॉक्स की एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे, जो एक सिंपल से एक एग्जाम जो एक सिंपल से एक पैसेज है जहाँ पर कोई रेटोरिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो एक एक्सपेरिमेंटल जो पैसेज है जिसको एक बर्ड के ऊपर जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में कहा गया है, इसमें कोई रेटोरिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ। बनिस्बत अगर हम चर्चिल या नेहरू की स्पीच की बात करते हैं तो वहां पर हमने रेटोरिक डिवाइसेस देखे, रेटोरिक वर्ड्स देखे, तो किस तरह से एक इमोशनल अपील क्रिएट की जाती है, किस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है इन रेटोरिक स्पीच में, रेटोरिक राइटिंग में। तो हमने इन सब चीजों पे बात की। और जो आज के कीवर्ड्स हैं, इस यूनिट के कीवर्ड्स हैं, वो है एलिवेशन है, वो इमोशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिटोरिक है, वो स्टाइल है या एलिवेशन ऑफ स्टाइल है। तो ये आज के इस यूनिट के कीवर्ड्स हैं। अब हम जो हमारा दूसरा यूनिट है, यूनिट 14, जिसका अनवान है स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। तो स्ट्रक्चर एंड स्टाइल पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा साखत जो है कुछ इस तरह है। सबसे पहले मकासद, उसके बाद हम तारुफ देखेंगे, उसके बाद साखत देखेंगे इस यूनिट का साखत, फिर स्ट्रक्चर पे इस यूनिट पे बात करेगी फिर से। और फिर से हम इस यूनिट का तारुफ जो है इस सब टॉपिक का जो तारुफ है वो देंगे। फिर हकाइक का बयान, तजवीज़ की नुमाइश, इस पे हम बात करेंगे। और मौजू की किस्म यानी किस्में जो हैं उस पे हम बात करेंगे। सबूत की तस्दीक, तरदीद, नतीजा, अंदाज, इन सब पे हम रोशनी डालेंगे। और अंदाज इसको देखेंगे, पाकीज़गी जिसमें पाकीज़गी आता है, वज़ाहत, सजावट यानी ज़ेवर ऑर्नामेंट, उस पे हम बात करेंगे। मवासलत के लिए हिकमत अमली और मवासलत की इशारे, इस पर हम बात करेंगे, उनकी कुछ मिसालों को देखेंगे। और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे और कुछ कलीदी अल्फाज जो हैं इस यूनिट के उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे। इस यूनिट का मकासद क्या है? जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल है इसमें हम स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हम स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो रेटोरिक डिवाइसेस में या रेटोरिक स्पीच और राइटिंग में किस तरह से वो एक नॉर्मल स्पीच से उनका जो स्टाइल जो है किस तरह से वो यूनिक होता है, या इसका स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल स्पीच से किस तरह से डिफरेंट होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। अब तारुफ जो इस यूनिट का हम दे रहे हैं, इस यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे जैसे कि हमने इस पिछले यूनिट में हमने रेटोरिक पे हमने बात की, यानी रेटोरिक किसको कहते हैं, हम स्पीच में और राइटिंग में किस तरह से रेटोरिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। या उससे पहले हमने यूनिट में फिगर ऑफ स्पीच की बात की, यानी मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, मेट्रोनमी, इन सब फिगर ऑफ स्पीचेस पे हमने बात की। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो रेटोरिक स्पीच जो है, रेटोरिक स्पीच में जो ऑरेटर जो है ये खाली वर्ड्स का, यानी खतीब जो है ये खाली वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता है। खाली वर्ड्स से इनका जो स्टाइल है वर्ड से बयान नहीं हो सकता है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑरेटर के लिए।
यानी खाली वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस पे भी हम इस यूनिट में हम बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, जेस्चर कितना ज़रूरी है। और अ, जो है हम इस पर भी बात करेंगे किस तरह से एक नॉर्मल लैंग्वेज जो है, वो उसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से मुख्तलिफ होता है, रेटोरिक लैंग्वेज से किस तरह से मुख्तलिफ होता है। और रेटोरिक लैंग्वेज में जो नॉर्मल स्पीच में जो ऑर्डिनरी वर्ड्स को अगर हम देखते हैं, वो रेटोरिक स्पीच में उनका किस तरह से उनका एक न्यू इफेक्ट क्रिएट होता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। हम लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, स्टाइल इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यानी साखत को देखते हैं। तो रेटोरिक स्पीच में साखत या रेटोरिक राइटिंग में उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उसमें सबसे पहले हम एक गुड स्पीच जो है, गुड स्पीच में सीक्वेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी उसका स्ट्रक्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर स्पीच में स्ट्रक्चर की कमी है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जो रीडर है या जो लिसनर है, उसको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो स्पीकर को कभी फ़ॉलो अप नहीं कर सकता, वो स्पीकर को ट्रैक नहीं कर सकता, उसको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जब तक ना स्ट्रक्चर हो, जब तक ना स्पीच में ऑर्गेनाइज़ेशन हो, राइटिंग में एक तरतीब हो, तब तक जो स्पीच है उसको हम गुड स्पीच नहीं कह सकते। तो तरतीब का होना बहुत ही ज़रूरी है स्पीच में। चाहे हम नॉर्मल स्पीच की बात करते हैं या रेटोरिक स्पीच की बात करते हैं, तो तरतीब का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो स्पीच जो है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, यानी तारुफ होता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ केस यानी मुकदमा का बयान होता है। उसके बाद प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द केस यानी मुकदमा की हिमायत में सबूत होते हैं। फिर उसके बाद नतीजे होते हैं। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तारुफ आता है, उसके बाद नरेशन आती है, उसके बाद तजवीज़ या नुमाइश आती है, उसके बाद मौजू की तक़सीम, फिर उसके बाद सबूत या तस्दीक यानी प्रूफ और कन्फर्मेशन, उसके बाद रेफ्यूटेशन जिसको हम तरदीद कहते हैं, फिर हमारी स्पीच में उसके बाद नतीजा आता है, यानी कंक्लूजन लास्ट पार्ट में आ जाता है। तो सबसे पहले इस पे हम इंट्रोडक्शन थोड़ा देंगे, यानी जो स्पीकर होता है या राइटर होता है, वो किस तरह से रीडर या लिसनर के इमोशंस को किस तरह से वो अराउज़ के इंटरेस्ट को देखकर अपनी स्पीच को किस तरह से या वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करता है। या अगर हम मार्क एंटोनी की एग्जाम्पल को देखते हैं, जो शेक्सपियर के प्ले में यानी जूलियस सीज़र के शुरुआत में उन्होंने जो स्पीच दी थी, वो कुछ इस तरह थी, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन्स, लेंड मी योर ईयर्स। सो इस तरह से किस तरह से किस तरह से स्टेटमेंट जो है, उन्होंने किस तरह से अपनी स्पीच को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उनकी स्पीच का, वो कुछ इस तरह से था। और अगर हम नेहरू की स्पीच को देखते हैं, जो उन्होंने 50th सेशन में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फैजपुर में उन्होंने दी थी 1930 में, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह से अपनी स्पीच दी थी, इस तरह से अपनी स्पीच को इंट्रोड्यूस किया था। यानी कॉमरेड्स, 8.5 months ago I addressed you from the tribune and now at your bidding I am here again। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ मुकर्रर या मुसन्निफ तवज्जो मबजूल करवाता है और अपने सामीन की दिलचस्पी को इस बात के साथ उभारता है कि उनकी पैरवी करने वाली अहम चीज़ों का वादा किया जाए और वो सामीन या कारहीन को बराह रास्त मुखातिब करते हुए इन्हें साथ ज़ाती ताल्लुक यानी उनकी तरफ खींचता है। तो इस तरह से ये एक यानी टैक्ट होता है, किस तरह से जो खतीब होता है, किस तरह से वो रीडर को यानी या पब्लिक स्पीकर है, किस तरह से वो लिसनर को किस तरह से वो यानी ज़ाती ताल्लुक में यानी एक पर्सनल रिलेशन वो क्रिएट करता है। तो एक टैक्ट होता है जो ऑरेटर
को ऑरेटर में होना ज़रूरी है या पब्लिक स्पीकर में होना। ताहम अगर मुकर्रर को लगता है कि इसे अपने सामीन की तरफ से किसी मज़ामत पर काबू पाना है या इसके केस की नोयत इसे नुकसान में डालती है, तो वो बिलावास्त आगाज़ का सहारा ले सकता है। यानी वो एक कहानी या अफ़साना या मज़ाक से शुरू कर सकता है, या वो अपने मुखालफिन को कोई तबसरा भी उठा सकता है और उसे तंज में बदल सकता है। तो इस तरह से टैक्टिक होती है, यानी टैक्ट होता है किस तरह से ऑरेटर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर हम नेहरू की जो स्पीच है 1953 में हैदराबाद में जो उन्होंने दी थी, तो वो अपनी तकरीर में तो उन्होंने ताहम ऐसी कोई हिकमत अमली का इख्तियार नहीं किया था। लेकिन इसने अपनी मुखालफिन के झगड़े से इत्तेफाक किया और ऐसा कहा कि और इस तरह अपने सामीन पर इससे बेहतर तासीर पैदा किया जितना कि वो दूसरी सूरत में बनाते। तो ये एक टैक्टिक होता है जो दोनों खतीब या ऑरेटर जिसको हम कहते हैं और पब्लिक स्पीकर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो किस तरह से वो इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से वो तकरीर को शुरू करते हैं, किस तरह से वो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक टैक्ट होता है जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रेटोरिक स्पीच की। तो अगर हम जो नेहरू की स्पीच है उसको देखेंगे, जो एक लिटिल ट्रांसलेशन जिसकी की गई है, एक्चुअली जो नेहरू की स्पीच थी वो एक्चुअली इंग्लिश में थी, तो उसका हमने थोड़ा-सा ट्रांसलेट करने की कोशिश की। तो नेहरू की स्पीच को कुछ इस तरह से है, मैं इस एज़ाज़ और इसके साथ मिलने वाले एतमाद और प्यार की कितनी तारीफ़ करता हूँ, और फिर भी मैं थोड़ा नाखुश महसूस करता हूँ कि मुझे एक बार फिर कांग्रेस सदर के तौर पर मुंतखब किया जाता है, और मैं अपने इन दोस्तों और साथियों से पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ जिन्होंने वज़ीर आज़म और कांग्रेस सदर की आला अहदों पर एक ही शख्स के पास होने पर एतराज़ किया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा न हूँ, और कांग्रेस कांग्रेस में अपने साथियों से दरख्वास्त की कि कोई और इंतखाब करे, लेकिन इनका असरार और हालात इस मामले में मेरे खिलाफ है। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए बहुत से काबिल कदर साथियों के मशवरे के बावजूद नहीं कहना मुनासिब नहीं है। तो फिर उन्होंने एक स्पीच दी थी, जो स्पीच उन्होंने 1984 में उन्होंने स्पीच दी थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में अगर हम देखते हैं कि एक स्पीच के लिए किस तरह से एक शख्सियत की ज़रूरत होती है, यानी एक पर्सनैलिटी, एक इंजेनिटी पे काफ़ी डिपेंड होती हैं स्पीच। तो स्पीकर को जो है ये इसको काफ़ी फ़ेवरेबल में लोगों के इंटरेस्ट के बारे में उसको काफ़ी इस तरह के तासीर पेश करने हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं नैरेशन ऑफ फैक्ट, जिस पर हमने इस यूनिट से पहले इस पर भी हमने बात की, यानी यूनिट 13 में भी हमने इस पे बात की नैरेशन ऑफ फैक्ट के बारे में, यानी हकाइक का बयान हमने देखा किस तरह से जुडिशियल डिस्कोर्स जो है ये वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है दूसरे फील्ड से, यानी फिजिकल साइंस से किस तरह से वो मुख्तलिफ होता है, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से उनका जो डिस्कोर्स है काफ़ी डिफरेंट होता है, उनकी जो स्पीच है रेटोरिक स्पीच है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। या दूसरे एक और कैरेक्टरिस्टिक थी प्रोपोजिशन है और एक्सपोजिशन, जिसको हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया। तो यानी तजवीज़ और नुमाइश, इसको भी हमने डिस्कस किया किस तरह से हमारी रेटोरिक स्पीच जो है किस तरह से ब्रीफ होनी चाहिए, किस तरह से क्लियर होनी चाहिए, तो इस पर भी हमने बात की। और डिवीजन ऑफ टॉपिक, यानी अगर ऑरेटर है, ये ऑरेटर की स्पीच में इसमें कितनी ज़्यादा मेन कंसर्न्स कितने मेन कंसर्न्स पे यूजुअली बात करें। अगर ये 3 से ज़्यादा कंसर्न्स पे बात करते हैं तो ऑडियंस के लिए या रीडर के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3
इश्यूज पे अगर बात की जाती है, अगर ऑरेटर खतीब जो है उसको 3 इश्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रीडर जो है या ऑडियंस जो है उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो टॉपिक है उसको डिवाइड होना चाहिए, उनको 3 हिस्सों में तक़सीम होना चाहिए। और उसके बाद प्रूफ और कन्फर्मेशन, यानी सबूत या तस्दीक। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो स्पीकर के खिलाफ है, वो किस तरह से अपने अपने ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, जो रेटोरिक स्पीच की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद हमने बात की थी रेफुटेशन की, यानी तरदीद। तरदीद का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ खतीब इन दलाइल का जवाब देता है जो उसके खिलाफ किए गए हैं या किए जाने का इम्कान है। तो वो मतलब इन दलाइल को किस तरह से पेश करता है, उनको किस तरह से जवाब देता है, तो उसको हम तरदीद कहते हैं। तो तरदीद जो है ये एक अहम फीचर है, एक अहम ख़ुसूसियत है रेटोरिक स्पीच की। और उसके बाद हमने कंक्लूजन के बारे में बात की थी। कंक्लूजन में कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स होनी चाहिए। कंक्लूजन में जो खुलासा होना चाहिए, जो पूरी स्पीच का उसमें खुलासा आना चाहिए, उसमें मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाना चाहिए। और जो मेन पॉइंट्स है उनको एम्फैटिकली उसको पेश किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर जो है रेटोरिक स्पीच का, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर अब हम बात करते हैं स्टाइल की, जो हर किसी स्पीकर के लिए एक यूनिक होता है, चाहे वो ऑरेटर हो, चाहे वो राइटर हो, उसके लिए एक यूनिक होता है। तो जो एक यानी वो उस सेंस में अपनी राइटिंग का इस्तेमाल करता है या उस सेंस में अपनी स्पीच देता है जो नॉर्मल स्पीच में जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो वो उनको किस सेंस में, उनका किस तरह से एक स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में, एक डिफरेंट स्टाइल में क्रिएट करता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक स्पीकर की, एक ऑरेटर की। तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जो जिन वर्ड्स का, फ्रेजेस का, क्लासेस का इस्तेमाल करता है, जो नॉर्मल स्पीच से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक एंशंट एक सेइंग है, इंडियन एंशंट की एक कहावत है, जो कहते हैं कि जिस शख्स को अ, पता होगी कि मुझे बोलना किस तरह से है, वो कभी उससे कभी झगड़ा नहीं हो सकता, उसका किसी से झगड़ा नहीं हो सकता। या जिस जिस तरह से एक शख्स को पता होती है कि मुझे खाना किस तरह से है, और उसी तरह जब एक शख्स को पता, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। जिस शख्स को ये पता होती है कि मुझे खाना किस तरह से है, वो शख्स कभी भी बीमार नहीं हो सकता। उसी तरह जिस तरह से एक शख्स को पता होती है कि मुझे बात किस तरह से करनी है, वो कभी उससे कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक एंशंट सेइंग है, इंडियन एंशंट सेइंग है, जो कहते हैं कि जो एक कहते हैं कि यानी जो एंशंट रिटोरिशियंस हैं, वो कहते हैं कि जो स्पीच है उसमें एक डेकोरम होना चाहिए, एक मुनासबत होना चाहिए, जिसमें क्लैरिटी हो, प्योरिटी हो या और ऑर्नामेंट होती है। यानी क्लैरिटी होना, प्योरिटी होना और ऑर्नामेंटेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब स्पीच में ये सब 3 चीज़ें होती हैं, यानी एक राइटर के लिए स्टाइल में, एक राइटर के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी क्लैरिटी, सफाई, प्योरिटी, पाकीज़गी और ऑर्नामेंट यानी ज़ेवर। तो हर किसी ऑरेटर या हर किसी स्पीकर के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिससे एक यूनिक स्टाइल जो है उससे क्रिएट। अब हम बात करते हैं मवासलत के लिए हिकमत अमली। इस पैसेज को अगर हम देखेंगे, ये एक कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन को अगर हम पढ़ेंगे, ये कन्वर्सेशन जो है ये कुछ नोटिस हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड एक्सप्रेस द इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन द टू मैन। तो एक दो शख्सों के दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है। तो जब हम इस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, तो उसमें देखिए किस तरह से एक इनफॉर्मल स्टाइल में इस स्पीच को कहा गया है। जैसे कि you haven't, said Newman. No, for better, no doubt. When did you get here? 3 days ago.
Why didn't you let me know? I had no idea you were here. इस एग्जाम्पल में एक इनफॉर्मल स्टाइल यूज हुआ है। इसमें कुछ मार्कर्स हैं जैसे कि आई विल बी ब्लोड, आई डिक्लेयर, आई बिलीव। इस तरीके से इसमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो किस तरह से जो और इन इन फ्रेजेस में किस तरह से एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी इसमें काफी कलर्स का ऐड हुआ है, काफी एम्फेसाइज कुछ वर्ड्स को इस तरह से यूज किया गया है जो एम्फेटिक सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इस पूरी स्पीच को अगर हम पढ़े, 3 days ago, why didn't you let me know? I had no idea you were here. I have been here these 6 years. It might be 8 or 9 since we met. So, something of that sort when we were very young. तो इस लैंग्वेज में काफ़ी डल कन्वर्सेशन लगती है, जिसमें एक्सप्रेशंस जो है इस जो डायलॉग है इसमें कुछ एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये एक डल स्पीच लग रही है, एक डल कन्वर्सेशन लग रही है, और ये काफ़ी मैकेनिकल लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इमोशनल अपील है, एक स्टाइल है इसमें बिल्कुल भी इनके बगैर जो है इस स्पीच में देखने को मिलता है। शुक्रिया।